नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अब तक अपन ने धारा के बारे में पढ़ लिया था। धारा यानी कि मतलब धारा कैसे प्रवाहित होती है, उसके प्रवाहित होने के पीछे के कारण, वजह वगैरह सब कुछ चीज़ें अपन ने पिछले 2 लेक्चर में बेसिक पढ़ लिया था। ठीक है, अब बढ़ते थोड़ा एडवांस लेवल पर। तो देखो, मैंने बताया था कि भाई किसी भी कोई भी तार हो, चालक तार हो, ठीक है, चालक में धारा बहती है, ठीक है, चालक तार है तो उसमें जब धारा बहेगी, ठीक है, धारा बहती है, इसका मतलब अगर धारा इस साइड बहेगी तो मैंने बताया था कि अपन जब ये चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ बात करेंगे किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। धारा किसके कारण आएगी, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, इस चैप्टर में अपन किसके कारण मान के चल रहे हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन के कारण ही, यानी कि ऋणावेश के कारण। तो ऋणावेश क्या होंगे, उसके विपरीत बहेंगे। ठीक है, तो जब वो ऋणावेश इसके विपरीत बहेंगे, धारा इस साइड बहेगी, तो देखो धारा बह रही है तो कुछ ना कुछ विरोध भी तो होगा, समझ रहे हो ना। यानी कि जब धारा किसी तार में से होके बह रही है तो कुछ ना कुछ विरोध होता है। विरोध कैसे, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तार है, ठीक है, ये तार ले लो, इस तार के अंदर धारा आई इस साइड बह रही है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस साइड बहेंगे, इस साइड बहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस साइड बहेंगे, इस साइड बहेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अंदर जो क्या है, अंदर जो अणु है, कुछ भी चीज़ें हैं, दूसरे परमाणु वगैरह कुछ चीज़ें, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हो सकती है, उनसे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के जो होता है, इसका जो फ्लो होता है, प्रवाह, इस प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, और जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होना। सिंपल सी बात ये ना कि भाई चार्ज के जो आवेश है, आवेशों के प्रवाह में बाधा, मतलब आवेशों का प्रवाह क्या, धारा, इसका मतलब डायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि धारा के प्रवाह में बाधा। तो क्या होता है, उनके अंदर धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो सिंपल सी बात है, अपन क्या बोलेंगे, धारा प्रवाह में होने वाले विरोध, धारा प्रवाह में होने वाले विरोध या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन बहेगा, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ उसके अंदर ही, तार के अंदर ही कोई ना कोई विरोध करेगा, वो किसी न किसी से थोड़ा थोड़ा टकराते हुए जाएगा। ठीक है, विरोध चलता रहेगा, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। समझ गए। तो धारा प्रवाह में होने वाले विरोध या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, विरोध या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब ये इसी प्रतिरोध की बात करें तो ये प्रतिरोध चालक में क्या होता है, कम होता है, अचालक में, कुछ चालक में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए धारा बहती ही नहीं है। समझ गए। अगर चालक की बात करें तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है, विरोध होता है लेकिन बहुत कम, बह जाता है इलेक्ट्रॉन। कुछ चालक या अचालक की बात करें तो उसमें क्या होता है, विरोध बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें करंट नहीं बह पाता, धारा नहीं बह पाती। अब प्रतिरोध क्या है, एक अदिश भौतिक राशि है। अब ये प्रतिरोध, जैसे कि अपन ने कहा कि भाई धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, तो उस बाधा को नाप सकते कि कितनी बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, कि धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो कितनी बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसको अपन नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर अपन नाप सकते हैं किसी चीज़ को, तो वो क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, और ये कौन सी भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। कौन सी है, अदिश, यानी कि प्रतिरोध क्या है, स्केलर है, अदिश है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब इस प्रतिरोध है, भौतिक राशि है, तो इसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा। फिजिक्स में हर एक भौतिक राशि का कुछ ना कुछ मात्रक होता है, कुछ मात्रकहीन भी होती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली अपने क्या होता है, मात्रक होता है। तो जिसका मात्रक क्या होता है, ओम्स होता है। क्या होता है, ओम। क्या बोलते हैं इसको, ओम, OH, ओम। इसको किससे लिखते हैं, ओम को इससे लिखते हैं। ठीक है, ओम को कैसे लिखते हैं, इससे। इस प्रकार का सिंबल होता है ओम के लिए, ऐसे, यहाँ पे ऐसे दो लाइन खींच दो, ऐसे कर दो, सिंपल सा ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये होता है ओम। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसे आएगा, मोस्टली कई जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे, तो इसका मतलब ये कि भाई 5 ओम है ये। ठीक है, तो जिसका मात्रक क्या होता है, ओम्स होता है। तो अब देखो, तो ये ओम्स कैसे आता है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तो देखिए सिंपल सी बात है,
यदि किसी तार की लंबाई क्या है, एल है, तार की लंबाई क्या है, एल है, यानी कि मैंने मान लिया कोई तार है, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, एल है, तार की लंबाई क्या एल है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। मैंने माना ये तार है तो ये होगा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, समझ गए? ये क्या हुआ, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये ए यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, दोनों साइड का सेम ही होगा, ठीक है भाई। तार मतलब सिंपल सा ये तार है ना, ठीक है, ये तार मान लो, तो इस तार में ये तो बहुत मोटा हो गया, बहुत पतला सा तार होता है, उस पतले से में भी एक इस साइड एक क्षेत्रफल होता है पॉइंट वाला, बहुत छोटा सा, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या होता है वो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यदि कोई तार जो एल लंबाई लंबा है, ठीक है, और उसके यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो इसका जो है ना प्रतिरोध है वो आर, वो कितना होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रो यहाँ पर होता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध से बोलते हैं, ध्यान रखना दोनों शब्द आ सकते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोधकता मीन्स अगर इंग्लिश में बोले तो रजिस्टिविटी, ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध को बोलेंगे इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रो को क्या बोल सकते हैं, रजिस्टिविटी बोल सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, या फिर हिंदी में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा कि भाई कोई तार है जिसकी लंबाई एल है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ये देखो अनुप्रस्थ काट मतलब ये होता है, एक्चुअली में ये कोई तार है ना, ये मैंने कोई तार लिया है, ठीक है, तो इसके ये तो एक तो हो गई लंबाई, लेंथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुप्रस्थ काट मतलब ये जो तार है इसके जो आगे वाला हिस्सा, यानी कि फॉर एग्जांपल इसको देखिए तो ये जो पॉइंट है, आगे वाला जो पॉइंट है, ये क्षेत्रफल बहुत छोटा सा, ठीक है, छोटा सा बन रहा है गोला, बहुत छोटा सा बारीक सा इसका नॉक का, ठीक है, वो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर क्या है, एल और ए, तो रो एल और ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ काट। तो अपन क्या लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अपने जो फार्मूला है रो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, उससे आप देखोगे तो आर क्या होता है, लंबाई के समानुपाती, यानी कि अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है भाई। अपने जो इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता जितना लंबा होगा, ठीक है, विरोध उतना ही ज़्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा, आर विद्युत क्रमानुपाती 1 है, यानी कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम है, तो साफ बात है क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बह सकेंगे, ठीक है, और क्षेत्रफल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से बहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आर, यानी कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा, यहाँ पर क्या होगा, अगर लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, आर भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो क्षेत्रफल बढ़ते ही मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से दौड़ेंगे, आसानी से क्या करेंगे, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, प्रतिरोध घटेगा भाई, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है उसमें प्रतिरोध घटेगा, बाधा उत्पन्न हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि अगर तार की लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाओगे तो फिर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ठीक है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब रो का एक मात्रक होता है, रो का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। रो का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम इंटू मीटर। ये कहाँ से आया,
देखो ये रो है ना, एल का किस में होता है, मीटर में, ए क्या क्षेत्रफल है मतलब मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, और इस साइड क्या है ओम से, तो गुणा करोगे तो आर इंटू एम आएगा, रो इज इक्वल टू, ठीक है, आर क्या है ओम है, एम क्या है मीटर है, तो इसका मात्रा क्या होता है ओम इंटू मीटर, क्या होता है ओम इंटू मीटर। अब देखो इसका मान, ये जो रो है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधता, दो सबसे बोल सकते हैं इसको, ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप प्रतिरोध का मात्रक ओम टिक करके नहीं आ जाओ, ये विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध मीन्स ओम इंटू मीटर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे इतना इजी तो नहीं पूछेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, बहुत बार कुछ इजी में भी मतलब दे देते हैं और बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का। इसका मान तार के पदार्थ की प्रकृति, यानी जो तार है जो अपन काम में ले रहे हैं उसका पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ किस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, किस पे, इसका मान तार के पदार्थ की प्रकृति यानी पदार्थ किस टाइप का बना होता है उस पर डिपेंड करता है, तथा तापमान पर निर्भर करता है, तथा तापमान पर निर्भर करता है। इस रो का मान किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति तथा आसपास का तापमान, तार का टेम्परेचर, ठीक है, उस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। ये प्रतिरोधकता या विशेष प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, समझ गए, प्रतिरोध निर्भर करता है, समझ रहे हो, ये जो प्रतिरोध है ना वो कर रहा है निर्भर लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और इस विशिष्ट प्रतिरोधकता पर, लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोधकता किस पर निर्भर कर रही है, पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर, किसके, पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर, ठीक है। अब देखो वैसे तो पदार्थ होते कुचालक, अर्धचालक और चालक, 3 टाइप की चीज़ें मैं बताई थी, चालक, अर्धचालक और कुचालक, ठीक है। तो ये किन किन टाइप के कौन कौन से मटेरियल इनमें आते हैं वो चीज़ें तो अपन जब अर्धचालक वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सिंपल सी बात है कि चालक वो होते हैं जिनमें धारा आसानी से बहती है, कुचालक नहीं बहती या फिर बहुत कम बहती है, ठीक है, और अर्धचालक इन दोनों के बीच के होते हैं, ठीक है। अब देखो कुचालक या अर्धचालक, कुचालक को अपन अर्धचालक भी बोलते हैं, ठीक है। कुचालक या अर्धचालक में क्या होता है, मैंने बताया कि ये तापमान पर निर्भर करता है, तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, कारण चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अब देखो यहाँ से देखो, ये इसलिए हुआ कि ये आर है ना, आर यहाँ से देखोगे तो भाई तापमान बढ़ा रहे हो, तो तापमान बढ़ाओगे तो तापमान पर डिपेंड कौन कर रहा है, अगर नॉर्मली देखिए तो लंबाई में तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, होता है वैसे तापमान से, अगर आप बहुत तापमान दोगे तो लेंथ भी बदलेगी। अभी अपन ये मानते हैं कि भाई तापमान का प्रभाव किस पे, सिर्फ इस पे, ना तो क्षेत्रफल भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, ठीक है। अगर इस पे है तो आर किस पे डिपेंड करता है, रो पे, ठीक है, और रो किस पे डिपेंड करता है, तापमान पे, किस पे, तापमान पे। और इसमें क्या होता है, रो का एक भी फार्मूला होता है, इस रो का भी एक फार्मूला होता है जिसमें नीचे क्या आता है, ऐसे 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन, 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये विद क्रमानुपाती होता है, 1 अपॉन विद क्रमानुपाती किसके होता है, इलेक्ट्रॉन के, मतलब इसका जो फार्मूला बनता है कुछ ऐसे करके 1n² टाउ ऐसा कुछ फार्मूला बनता है, ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपके लिए उसको उतना समझना जरूरी नहीं है। तो क्या होगा, अब सीन क्या होगा कि जब आप तापमान बढ़ाओगे ना, जैसे ही तापमान बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं उनको ऊर्जा मिल जाएगी। तापमान बढ़ाना मतलब ऊर्जा मिलना, ठीक है, ऊर्जा मिलेगी तो वो परमाणु छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये रो का मान क्या होगा, घटेगा, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, रो का मान क्या होगा, घटेगा। रो का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, घटेगा। चूँकि कुचालक और अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध निर्भर करता है प्रतिरोधकता पर, रो पर, और रो का मान क्या होता है,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो घटेगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों बढ़ेगी? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। सिंपल सी बात समझ के, लॉजिक क्या है कि भाई तापमान बढ़ाएंगे तो जो परमाणु है उनको ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन परमाणु छोड़ के भाग जाएंगे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है, तो क्या होगा, रो का मान अपने आप घट जाएगा, अपने आप घट जाएगा, क्योंकि ये रो क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस प्रकार का फॉर्मूले में इस प्रकार की सिचुएशन होती है, ठीक है, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो रो का मान घटेगा, और रो का मान घटेगा तो आर का मान भी घटेगा, तो प्रतिरोध का मान घट जाता है, ठीक है। अब चालक में थोड़ा अलग होता है। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चालक में क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कारण क्या है, ये कारण किसी को नहीं पता होता मैक्सिमम, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर चालकों में विश्रांति काल क्या होता है, विश्रांति काल, यानी कि किसी दूसरे शब्दों में बोले तो माध्य मुक्त समय या औसत मुक्त समय क्या होता है, घट जाता है। औसत मुक्त समय क्या होता है, घट जाता है। यानी कि तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। कारण ये कि भी तापमान बढ़ाने पर चालकों में विश्रांति काल, माध्य मुक्त समय या औसत मुक्त समय क्या होता है, घट जाता है। विश्रांति काल घट जाता है। विश्रांति काल क्या होता है, माध्य मुक्त समय या औसत मुक्त समय, यानी कि फ्री मीन टाइम। ये जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव कर रहा है, गति कर रहा होता है, तो माध्य मुक्त समय एक चीज़ होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है, किसी न किसी जो भी रास्ते में आता है उससे टक्कर होती है, तो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में लगने वाला समय, एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में, ये पहली टक्कर यहाँ हुई, दूसरी टक्कर यहाँ हुई, तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में लगने वाला समय है होता है, वो होता है विश्रांति काल, ठीक है। लेकिन जब अपन तापमान बढ़ाते हैं ना, तो क्या होता है, इस जो टक्कर का समय होता है ना, वो मतलब घट जाता है, टक्कर का समय घट जाता है। इस कारण क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कारण देखो सिंपल सा अगर मैं समझाऊं तो, अब जैसे कि आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ही जा रहे हो, ठीक है, आपकी एक टक्कर यहाँ पे हुई और दूसरी मतलब दूसरी कोई टक्कर यहाँ पे होने वाली है और तीसरी कोई यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। आप आ रहे हो, चलो आप ही आ रहे हो, आपकी पहली टक्कर यहाँ पे हुई, तो टक्कर हुई, जैसे टकराए, फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत टाइम मिला, आप संभल गए, ठीक है, आप संभल गए, फिर यहाँ टक्कर हुई, फिर से आपको टाइम मिला थोड़ा बहुत, आप संभल गए, फिर यहाँ टक्कर हुई, मतलब आपको हर एक टक्कर के बाद संभलने के लिए टाइम मिल जाता है, ठीक है, कि आप संभल के फिर अपना उसी रास्ते पे चलना स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन क्या होगा, अगर ये मिलने वाला टाइम अगर घटा दिया जाए, अगर ये जो टाइम आपको मिल रहा है उसको घटा दिया जाए, कि यानी कि एक टक्कर हुई, बैक टू बैक दूसरी हुई, तो आप घूम जाओगे, मतलब ऐसे, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप रास्ते ही भूल जाओगे, पता नहीं मैं किस साइड जा रहा था, समझ रहे हो ना भाई, ठीक है। एक तो आप नॉर्मली एक टक्कर लगी, चलो ठीक है, एक पता लग गया, अब कोई एक साइड यहाँ टक्कर लगा के जाए, यहाँ लगा जाए, पता नहीं, आप घूम जाओगे, मेरा रास्ता कौन सा था, ये था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये सेम कंडीशन किसी केस में भी होती है, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला समय घट गया, मतलब आपके रास्ते में बाधा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी, मतलब क्या हो गया, अब आप रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, घूम गए, पता नहीं किस साइड जाना है, पता ही नहीं, ठीक है, ऐसे हो गए, क्योंकि भाई आपको टाइम नहीं मिल रहा संभलने के लिए। उसका मतलब सेम चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन के केस में, यह होता है विश्रांति काल। तो विश्रांति काल क्या होता है, घट जाता है, इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल घट जाता है। इस कारण क्या होता है, रो का मान बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो विश्रांति काल होता है, जो रो होता है ना, रो और विश्रांति काल में ये भी इस टाइप का संबंध होता है। विश्रांति काल में भी अगर विश्रांति काल का मान घटेगा तो रो का मान बढ़ेगा, और रो का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई कि भाई तापमान बढ़ाने पर कुचालक और अर्धचालक में तो क्या होता है, प्रतिरोध का मान घटता है, जबकि चालक में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कारण कि ये मैंने बता दिया और इसको समझा भी दिया, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि चालक में प्रतिरोध होता कम है, होता तो कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जबकि कुछ चालक में ज़्यादा होता है। कुछ चालक में क्या होता है, जैसे कि मान लो 10,000 ओम से, ठीक है, कुछ चालक में
10,000 ओम से, चालक में कितना है 5 ओम है, ठीक है। तो क्या होगा, आप तापमान बढ़ाओगे ना तो यहाँ दिखने में तो अपने को मालूम पड़ रहा है कि भाई ये तो 5 ओम है, चालक का प्रतिरोध कम होता है, कुछ चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। लेकिन जब तापमान बढ़ाओगे ना तो कुछ चालक में तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, यानी कि 10,000 से कितना आ जाएगा, ये 9,950 कुछ भी मान लो भाई, ये घटेगा, ठीक है। जबकि चालक में क्या होगा, उल्टा बढ़ जाएगा, 5.2 हो जाएगा, 5 की जगह 5.2 हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि चालकों में विश्रांति काल घट जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर चालकों में भी तो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तापमान बढ़ाने पर, ठीक है। तो देखो चालकों में क्या होता है, पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा निकलने को होता नहीं है, और कुछ थोड़े बहुत निकलते भी है, तो निकलना का वाला का जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर ये विश्रांति काल वाला इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, समझ गए। उतने इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, उससे ज़्यादा तो किसका इफेक्ट होता है, विश्रांति काल का इफेक्ट, समझ गए। इलेक्ट्रॉन तो कुछ थोड़े बहुत निकलते होंगे, लेकिन इस विश्रांति काल का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसी कारण क्या होता है, चालकों में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और कुछ चालक या अर्धचालक में क्या होता है, घटता है। तो इसका तो रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इसका रीजन है मुक्त माध्य समय ये घट जाता है, ठीक है। तो इस स्लाइड को एक बार अच्छे से फिर से देखना। तो देखिए अब अपन बात करेंगे कि जो अपना प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो किस किस केस में बदल सकता है, किस किस केस में चेंज हो सकता है। तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। तो यहाँ से अपने को फॉर्मूले से पता चल रहा है कि R इक्वल टू रो एल अपन ए होता है, यानी कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, R पे, रो पे, रो पे, एल पे और ए पे, ठीक है। तो किस पर निर्भर कर रहा है, रो, एल व ए पर निर्भर कर रहा है, तीन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। तो देखिए अब इसमें पहला लेते हैं रो पर। अगर रो पर निर्भर करेगा तो अगर प्रतिरोध इस रो पर यानी कि प्रतिरोधकता या विशेष प्रतिरोध इस पर निर्भर करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, रो पर, और रो किस पर कर रहा है निर्भर, पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर। बात समझ रहे हो, प्रतिरोध किस पर कर रहा है निर्भर, इस पर रो पर, और रो किस पर कर रहा है निर्भर, पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर, ठीक है। तो पदार्थ की प्रकृति मतलब क्या, पदार्थ चेंज कर दिया अपन ने भाई, पहले तांबा था, फिर वो लगा दिया, चांदी लगा दी, फिर गोल्ड लगा दिया, फिर लगा दिया एल्यूमिनियम, तो वो पदार्थ चेंज करने का, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। तो वो तो अपन समझ गए। तो वो तो अगर मान लो कि भाई पहले अपने पास तांबा था, उसके बाद चांदी ले ली, तो चांदी में क्या होता है, चांदी अच्छा चालक होता है, जो जितना अच्छा चालक होगा उसका प्रतिरोध उतना क्या कम होगा, समझ गए। तो आपने अगर तार को, अगर कोई पूछे भाई तांबे के तार को चांदी के तार में बदल दे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर अपन एक लास्ट में एक फॉर्मूला आता है कि भाई चलो ये तो पदार्थ की प्रकृति हो गया, पदार्थ की प्रकृति हो गया। दूसरा कैसा था, तापमान वाला, कि भाई ये रो तापमान पर डिपेंड करता है, तो तापमान बदलेगा तो रो बदलेगा, और रो बदलेगा तो सीधा सीधा आर भी बदलेगा। तो अपन ने क्या किया है, पहले से एक डेरिवेशन से, इसका भी एक डेरिवेशन है लेकिन उसको अपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन से एक फार्मूला आ गया कि भाई रेजिस्टेंस तापमान पे कैसे निर्भर करेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो फार्मूला आता है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब देखो R2 क्या है, R2 है ताप T2 पर प्रतिरोध R2, R1 क्या है, ताप T1 पर प्रतिरोध R1, और डेल्टा टी क्या है, ताप में परिवर्तन यानी कि T2 माइनस T1। अभी एल्फा क्या है, एल्फा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एल्फा है ताप गुणांक, एल्फा क्या है, ताप गुणांक, एल्फा क्या है, ताप गुणांक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एल्फा क्या है, इंग्लिश में बोलो तो टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये जो एल्फा है ना, इसका मात्रक होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन, जिस हिसाब से दिया। अगर ये एल्फा का मान पर डिग्री केल्विन में दे तो आपको क्या करना है, इस तापमान का मान भी केल्विन में लेना है, और अगर सेंटीग्रेड में दे तो आपको तापमान का मान भी किस में लेना है, सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो एल्फा एक ताप गुणांक है, और ये ताप गुणांक का मान क्या होता है, चालक के लिए तो क्या होता है, चालक के लिए एल्फा क्या होता है, पॉजिटिव, धनात्मक। जब चालक होता है उसके लिए ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। मतलब कि भाई धनात्मक होने मतलब क्या होगा कि प्रतिरोध बढ़ाने पर
सॉरी, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, इसीलिए एल अल्फा क्या है, चालक के लिए पॉजिटिव है, जबकि कुचालक और अर्धचालक इनके लिए ताप गुणांक क्या है, अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव है। अल्फा क्या है, नेगेटिव, यानी कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। तो चालक के लिए किस में देंगे, ये अल्फा का मान पॉजिटिव में आएगा, ये प्लस में दिया होगा, जबकि अर्धचालक के लिए मान किस में दिया होगा, नेगेटिव में, अर्धचालक के लिए नेगेटिव में दिया होगा, नेगेटिव में होगा तो ये नेगेटिव आगे ये घट जाता है, पॉजिटिव में तो ये जुड़ के बढ़ जाता है, ठीक है। तो ताप गुणांक चालक के लिए पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये कि अर्धचालक का ताप गुणांक कैसा होता है, यानी कि या फिर बहुत सारे एग्जाम में, जैसे कि इंग्लिश में बोले तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है, यानी कि अर्धचालक का ताप गुणांक, अर्धचालक या कुचालक इनका ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और पूछ भी सकते हैं, तो ध्यान रखना, चालक के लिए ताप गुणांक पॉजिटिव और अर्धचालक या कुचालक के लिए ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसमें कोई न्यूमेरिकल करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला है, बस आपको चीज़ें दे इसमें पुट करना और मान निकालना है, ठीक है। आपको अगर मैं क्या दे दूँ, अगर ताप गुणांक का मान दे दूँ और मैं बोलूँ कि भाई पहले तापमान 10 डिग्री था, उसके बाद 20 डिग्री हो गया, और अगर पहले ओम्स प्रतिरोध 10 ओम्स था, तो T2 पर तापमान T2 पर प्रतिरोध निकाल सकते हो, मान पुट करके निकाल लेना, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आता है, ये तो पढ़ लिया रो पर, अब आता है एल व ए पर निर्भरता, एल व ए पर निर्भरता। तो एल व ए पर निर्भरता मतलब यहाँ से दिख रहा है अपने को, आर समानुपाती क्या है, एल के, देखिए लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और लंबाई बढ़ाएंगे तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, अगर लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध पे क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, अपन क्षेत्रफल को क्या करते हैं, अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है, क्षेत्रफल को घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। ये तो यहाँ से दिख रहा है। अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्षेत्रफल वाले केस में। अब आते हैं लंबाई की, तो लंबाई दो तरीके से बढ़ा सकती है, लंबाई दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है, और इस सवाल में आमतौर पर कंफ्यूज किया जाता है। एक तो ये होता है कि भाई मैंने लंबाई दुगुनी कर दी, एक तो मैं सिंपली ये बोलूँ कि लंबाई दुगुनी कर दी, मतलब मेरे पास एक तार था, मैंने एक और तार लगा दिया, इतना का तार, अगर ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर का तार है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर का एक और तार लगा दिया, मेरे पास कुल लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर, तो ठीक है, तो लंबाई क्या होगी, दुगुनी होगी, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम है, जो पदार्थ था वो का वो है, सब कुछ सेम है, तो फिर लंबाई सिर्फ दुगुनी हुई है, क्या हुआ है, लंबाई सिर्फ दुगुनी हुई है, तो उस केस में क्या होगा, प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। लेकिन परंतु यदि सवाल में ये दिया गया हो कि तार को खींचकर, समझ गए, अगर ऐसा लिखा हो कि तार को खींचकर, मतलब उसी तार को, जो तार दिया हुआ है अपने पास, जैसे कि ये मेरे पास तार है, इसी तार को मैं खींच रहा हूँ, और खींचने पे मतलब क्या होगा, इसको लंबा कर रहा हूँ, खींचकर लंबा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बताया कि भाई तार को खींचोगे, ये तार है, इसको खींचोगे लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन साथ में ये पतला भी हो जाएगा, होता है ना भाई, आप खींचोगे तो लंबा तो हो जाएगा, लेकिन साथ में पतला भी हो जाएगा, तो पतला होगा तो क्या होगा, इसका ये एरिया है वो क्या होगा, वो भी बदलेगा, वो घटेगा। तो अब अपने को समझ में नहीं आ रहा कि भाई लंबाई बढ़ाने पर इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, क्योंकि अपने को मालूम नहीं पड़ रहा, लंबाई तो अपन बढ़ा रहे हैं वो दिख रहा है कि भाई लंबाई मैंने दुगुनी कर दी, लेकिन एरिया कितना घटा कितना बढ़ा वो अपने को मालूम नहीं पड़ रहा। कारण ये कि भाई कहीं पर ज़्यादा पतला हो सकता है, कहीं पर थोड़ा कम, बीच में से हो सकता है बहुत ज़्यादा दबाव पड़े, ज़्यादा पतला हो, तो कुल मिला के इसका इफेक्ट अपने को समझ में नहीं आ रहा। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो समझ लो कि परंतु इस सवाल में ये दिया गया हो तो कि तार को खींचकर लंबाई बढ़ाई जाए, तो लंबाई बढ़ने के साथ ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाता है। परंतु एक चीज़ हमेशा फिक्स रहेगी, वो क्या रहेगा, आयतन नियत रहता है। आयतन क्या रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है, क्योंकि आयतन मतलब क्या होता है, शेप बदल सकते हो। जैसे ये पेन है, इस पेन का जो मटेरियल उसका जो भी आयतन सेम ही रहेगा, मैं इसको तोड़ के पिघला के एक बॉल बना दूँ
तो भी क्या होगा, आयतन सेम ही रहेगा, क्षेत्रफल चेंज हो सकता है। समझ रहे हो, कोई वस्तु है ना, उसको तोड़ मोड़ के कुछ भी बना दो ना तो हमेशा उसका आयतन सेम रहता है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल बदल सकता है या बदलेगा। तो आयतन क्या होगा, नियत रह जाएगा। तो अपने को पता है R = L/A होता है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों ऊपर नीचे L से गुणा कर दिया, तो L² हो गया, और A × L क्षेत्रफल × लंबाई क्या हो जाए, आयतन, तो V हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, अब एक नया फार्मूला आ गया कि R समानुपाती L²/V, R समानुपाती L²/V। तो अतः यदि लंबाई n गुना कर दी जाए, कैसे, खींचकर, अगर खींचकर लंबाई n गुना कर दी जाए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, न्यू लंबाई क्या हो जाएगी, L की जगह NL, तो N² L²V, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है अपना, यहाँ से देखो L²V और ये N² L²/V, इसका मतलब N² गुणा हो जाता है। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि मैंने लंबाई n गुना कर दी तो नया प्रतिरोध क्या होगा, NR, सिंपल सी बात है। अगर ये बोले कि मैंने लंबाई को, तार को खींचकर लंबाई n गुना कर दी तो नया प्रतिरोध होगा N²R। ये N² क्यों आ गया, इस फॉर्मूले से। और वैसे सही में देखें तो दो चीज़ें हो रही है भाई, लंबाई बढ़ा है तो लंबाई तो बढ़ी रही है, साथ में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी घट रहा है, समझ गए। तो दोनों तरफ से मतलब फोर्स मिल रहा है, यानी कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ रहा है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से भी प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो दो इफेक्ट साथ में आएंगे ना, इसलिए क्या हो गया, N² हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई क्वेश्चन आपको ये दे दे कि तार की लंबाई बढ़ा के दुगुनी कर दी, नया प्रतिरोध क्या होगा, तो नया प्रतिरोध होगा 2R। लेकिन अगर ये बोल दे कि तार को खींच कर लंबाई दुगुनी कर दी तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो नया प्रतिरोध होगा 4R। समझ गए, n की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4R। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। एक्चुअली कि प्रतिरोध जो अपन ने पढ़ा कि भाई ताप पे, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति, लंबाई और वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस पर निर्भर करता है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जिन पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र होता है उसी प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अपद्रव्य यानी कि मतलब इम्प्योरिटी, ठीक है, अनवांटेड चीज़ें और कुछ नमी, तो इन पर भी निर्भर करता है। इनसे घटता है बढ़ता है उसके बारे में हम लोग ध्यान रखने से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ ध्यान रखना कि हाँ भाई उसके अलावा किसी और पे भी निर्भर करता है। हाँ, कभी एग्जाम में ऐसा ऑप्शन देते कि भाई प्रतिरोध केवल और केवल ताप और इसमें निर्भर करता, तो वो गलत है, ठीक है। इन पे भी निर्भर करता है, लेकिन अपने को इनको यहाँ पर नहीं पढ़ना है और इनकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मेनली अपने जो इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा जो होता है प्रभाव, वो किसका होता है, तापमान, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, जो अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। इनको सिर्फ एक ध्यान में रखना चीज़ें बस। एक होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। ये थोड़ा मेरा नामकरण है, मतलब जिसमें क्या होता है आमतौर पर कन्फ्यूजन होता है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। R होता है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, जिसका मात्रक होता है ओम। एक होता है G यानी कि कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। देखो प्रतिरोध और चालकत्व क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि R = 1/G या फिर G = 1/R। प्रतिरोध और चालकत्व एक दूसरे के उल्टे। प्रतिरोध का मतलब होता है जो धारा प्रवाह है उसका विरोध करना, चालकत्व का मतलब होता है धारा प्रवाह में सपोर्ट करना, समझ गए। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर इसका मात्रक ओम है तो यहाँ पर अगर ओम लिखोगे तो ओम इनवर्स यानी कि वो 1/ओम, और ओम ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, घात माइनस में, तो ओम इनवर्स। ऐसे होता है भाई 1/x है तो इसको क्या लगता है x माइनस, तो इसी प्रकार इसको अपन ओम इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, R = 1/G, ठीक है। अब आता है एक अपन ने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो इसको विशिष्ट प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर एक और नाम है रेजिस्टिविटी या फिर प्रतिरोधकता, ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम × मीटर। मात्रक कितना होता है, ओम × मीटर। अब एक नया शब्द और आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, यानी कि क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चालकत्व इसीलिए मैंने लिखवाया है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकत्व और ये चालकता, ठीक है। अब इनमें क्या संबंध होता है, ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ρ = 1/σ या फिर σ = 1/ρ,
ठीक है। तो अब देखो मात्रक क्या हो जाएगा, जो इसका है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/ओम इंटू मीटर करोगे तो दोनों को ऊपर लोगे तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। इनवर्स मतलब घात -1, ठीक है। तो ओम की घात -1, मीटर की घात -1, समझ गए। या फिर इसको 1/ओम इंटू मीटर भी लिख सकते हो, 1/ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसका काम है विरोध करना, इसका काम है सपोर्ट करना। ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जिस प्रकार इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी अपना मेन फोकस तो यही है, प्रतिरोध और इनके आसपास घूमने वाला है। बाकी ये चालकता भी चीज़ ध्यान में रखने का, ठीक है। और एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो और बता देता हूँ। अब देखो बोर्ड पे एक्चुअली में क्या है कि एक चीज़ कुछ मतलब इतना तो मतलब नहीं है कि मतलब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वगैरह, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखने का, ठीक है। कहीं से मतलब हो सकता है कि किसी ऑप्शन में या फिर कहीं पे भी थोड़ा बहुत इसकी वजह से गलत हो सकता है चीज़ें, ठीक है। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते, जैसे ई बराबर हो जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, लेकिन इसको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं पर मामला ऐसा बच जाता है कि ये चीज़ें सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि वो पता नहीं अदेश बोर्ड है कहाँ से क्या चीज़ें पूछ ले, तो थोड़ा बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो आई, ये जो एक तार है, ठीक है, इस तार में से आई धारा बह रही है। क्या बह रही है? आई धारा। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। कितना है? ए है। तो देखो एक वर्ड होता है धारा घनत्व। क्या होता है? धारा घनत्व। धारा घनत्व होता है धारा अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। धारा अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। धारा घनत्व को लिखते हैं जे से। किससे लिखते हैं? जे से। तो जे बराबर क्या हो गया? आई अपॉन ए। जे का मात्रक क्या हो गया भाई? आई एम्पियर में, और क्षेत्रफल किसमें होता है? मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है? सदिश राशि है, ये ध्यान रखना। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, जबकि धारा एक अदिश राशि है। धारा अदिश राशि है, क्यों भाई? धारा की कोई दिशा नहीं होती। मैं कहता हूँ तार में धारा ऐसे जा रही है, एक्स कुछ ऐसे जा रही है, मैंने तार को ऐसे कर दिया तो ये तो वाई में होगी, ऐसे कर दिया तो जेड में होगी, तो इसलिए धारा की कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। हाँ, धारा बस तार में कि यहाँ ऐसे ऐसे है वो जरूर है, लेकिन ये कोई दिशा नहीं है, ये कोई सदिश नहीं है। धारा कोई सदिश नहीं होता है। तो धारा एक अदिश राशि है। धारा क्या है? अदिश राशि। जबकि धारा घनत्व क्या है? सदिश राशि। कारण क्या है? क्योंकि इस फॉर्मूले में देखोगे ना, जे, इसमें आई तो क्या धारा, ये तो क्या अदिश है, लेकिन तो फिर सदिश कैसे हुआ? क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है ना, वो सदिश होता है। मैंने आपको बताया है जब वो पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था विद्युत क्षेत्र वाला, उसमें मैंने बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है? सदिश होता है, ठीक है। जब आपने क्या पढ़ा था? विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, तो उसमें आया था शायद ये, ठीक है। मैंने बताया कि क्षेत्रफल क्या होता है? सदिश होता है। तो क्षेत्रफल सदिश होता है, आई अदिश होता है। चूँकि ये सदिश है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। अगर दोनों सदिश सदिश हो तो आपस में कैंसिल हो जाता है और अदिश बन जाता है, समझ गए। अगर दोनों अदिश हो तो भी अदिश, दोनों सदिश हो तो भी अदिश, लेकिन एक सदिश और एक अदिश हो तो ये सदिश बन जाता है, ठीक है, क्योंकि आपस में फिर कैंसिल नहीं होता। तो आई अपॉन ए, तो ये जे सदिश क्यों है? क्योंकि ये ए सदिश है। क्षेत्रफल क्या होता है? सदिश होता है। अब आता है एक प्रतिरोधकता, धारा घनत्व व विद्युत क्षेत्र में संबंध। एक होता है प्रतिरोधकता, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र में संबंध। ये जे क्या है? धारा घनत्व। रो क्या है? प्रतिरोधकता। और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो इसमें एक संबंध होता है ई रो जे। अब इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है। मैं भी पहले क्या होता था, बहुत बार ऐसे मतलब याद करके बहुत बार भूला भी हूँ। जब मैं 12th में था तो ऐसे बहुत बार याद करके भूला भी हूँ। मैंने फिर एक ट्रिक याद मिलाई, ठीक है, कि ई मतलब क्या होता है? ईद। और वैसे भी कल ईद थी, ठीक है। तो ईद, जब ईद बराबर, जब ईद होगी तो क्या होगी? रोजे होंगे। जब ईद होती है तो क्या होते हैं? रोजे होते हैं। तो ईद बराबर रोजे। तो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। रो मतलब क्या हो गया? ये अपना प्रतिरोधकता। और जे मतलब धारा घनत्व। तो ईद बराबर रो जे, ईद बराबर रो जे, ठीक है। इसको दिमाग में बिठा लेना, समझ गए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी तार में बहने वाली धारा का मान तार के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। अब जैसे किसी तार से धारा आई बह रही है ना, तो धारा का मान अगर यहाँ देखो तो भी धारा वही रहेगी, यहाँ भी वही रहेगी, यहाँ भी वही रहेगी। तार के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान समान होता है। ध्यान रखना, कोई तार है
उस तार में से अगर धारा बह रही है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान समान होता है। यहाँ नहीं कि यहाँ 5 एम्पियर है तो यहाँ के 4 एम्पियर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भाई 4 एम्पियर होना मतलब उन इलेक्ट्रॉनों का बीच में गायब होना, तो इलेक्ट्रॉन बीच में गायब नहीं होंगे। तो जो किसी तार में बहने वाली धारा का मान तार के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे को आवेश के टाइम लिखवाना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं लिखवा पाया मैं, ठीक है। थोड़ा सा भूल के, वैसे इतना मतलब ये तो नहीं कह सकते कि ये आएगा ही, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, इस टाइप चीज़ें पूछ सकता है। लेकिन चूंकि आपने चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़ा है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं पढ़ा है, तो पूछने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड क्या कर सकता है, ऑप्शन देके दे सकता है कि भाई बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसलिए ध्यान रखो बस कि भाई स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अपन ने तो अब तक क्या पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ स्थिर विद्युत की पढ़ा है। अपन ने अगर चैप्टर के हिसाब से देखे तो क्या पढ़ा है अभी तक, सिर्फ स्थिर विद्युत की। अपने चैप्टर में यही है, तो अपने रूल के हिसाब से, तो नियम के हिसाब से तो अपने को यही लाइन पता होनी चाहिए सिर्फ। इसके अलावा इन दो का पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पता रख लो। तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अपन ने पढ़ा है ये होता है। नियत वेग से गतिशील यानी कि फिक्स वेग से गतिशील क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है। जबकि जो त्वरित आवेश है, त्वरित मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, उसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, मतलब वेग बदल रहा है। वेग क्या बदल रहा है, बदल रहा है, तो क्या होगा, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, 3 चीज़ें उत्पन्न करेगा। तो स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, अगर नियत और वेग से गतिशील है तो चुंबकीय प्लस विद्युत, और अगर एक्सीलरेटेड है यानी कि त्वरित है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, ये सब चीज़ें उत्पन्न करेगा। सो थैंक यू सो मच। और आज अपन ने मेरे ख्याल से प्रतिरोध का सारा बेसिक कंप्लीट हो गया। प्रतिरोध के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। कल अपन पढ़ेंगे बैटरी और ओम का नियम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और इस लेक्चर को अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन किया हुआ, चीज़ें पहले क्या पढ़ानी है सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा हूँ। आप बोल रहे हो सर ओम का नियम तो अभी आया नहीं, लोग तो पता नहीं V=IR बता के, R समानुपातिक नियतांक बता के फिर स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज़ें भी होगी, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आपको कैसे किस हिसाब से चीज़ें समझाई जा सकती है, वो मुझे अच्छे से पता है, तो इसलिए आप विश्वास कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।